नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन में। और आज की वीडियो में हम शुष्क भूमि कृषि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। साथ में कृषि वानिकी के बारे में बात करेंगे और साथ में सोइल कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुष्क भूमि कृषि या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है? आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्रीकल्चर संबंधित जो भी वीडियो हैं वो आपको समय से मिलती रहें। और ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का ही पार्ट है। शुष्क भूमि कृषि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का अभिप्राय पूरी तरह से वर्षा आधारित स्थितियों में फसल की खेती करना है। भारत में लगभग 60% क्षेत्रफल में शुष्क खेती की जाती है। यानी भारत का जो टोटल एग्रीकल्चर एरिया है उसमें से लगभग 60% क्षेत्र पर शुष्क खेती की जाती है, जिसमें कुल फसल उत्पादन का 40% उत्पादन होता है। यानी जो कुल प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का, उसमें से 40% योगदान जो है शुष्क क्षेत्रफल से आता है। ये विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। ये 3 प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। पहला है शुष्क कृषि खेती। ऐसे क्षेत्रों में फसलों की खेती करना जहां औसत वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती हो। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर जो वार्षिक वर्षा है 750 से कम होती है उसको ड्राई फार्मिंग कहते हैं। फसल अवधि के दौरान लंबे समय तक सूखा रहने के कारण फसल खराब होना सबसे आम बात है। शुष्क खेती में नमी संरक्षण की मदद से शुष्क खेती की जाती है। शुष्क खेती करने के लिए सबसे जरूरी है कि मृदा में नमी का संरक्षण बना रहे। इन क्षेत्रों में वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रणाली का सुझाव दिया जाता है। दूसरा है शुष्क भूमि की खेती यानी ड्राई लैंड फार्मिंग। जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 750 से अधिक लेकिन 1150 तक हो, उन क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उसे शुष्क भूमि खेती कहते हैं। इसे शुष्क भूमि कृषि या बरानी खेती भी कहते हैं। यानी वे क्षेत्र जिनमें वार्षिक वर्षा 750 से अधिक हो लेकिन 1150 से कम हो, ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। उपलब्ध मृदा की सीमित नमी को संरक्षित करना अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए महत्वपूर्ण उपाय है। केवल काली मिट्टी में विशेष रूप से जल निकास की आवश्यकता होती है। यानी काली मृदा जो होती है उसमें जल निकास करने की आवश्यकता होती है। नंबर 3 बात करूं, वर्षा आधारित खेती रेन फेड फार्मिंग। ऐसे क्षेत्रों में फसलों की खेती करना जहां वार्षिक वर्षा 1150 से अधिक होती हो, वर्षा आधारित खेती कहा जाता है। ये खेती आर्द्र यानी ह्यूमिड क्षेत्रों में की जाती है। जहाँ पर आर्द्रता अधिक पाई जाती है वहाँ पर वर्षा आधारित खेती होती है। आइए अब बात करते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग और रेन फेड फार्मिंग में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। वर्षा की बात करूं, ड्राई लैंड फार्मिंग में वर्षा 800 मिलीमीटर से कम होती है। रेन फेड फार्मिंग में वर्षा 800 से अधिक होती है। फसल में नमी की उपलब्धता की कमी पाई जाती है तथा बाष्पोत्सर्जन वर्षा से अधिक होता है। रेनफेड फार्मिंग में पर्याप्त नमी पाई जाती है और बाष्पोत्सर्जन वर्षा से कम होता है। फसल उगाने की अवधि दिनों में, यहाँ पर यानी जो ड्राई लैंड फार्मिंग में जो फसल उगाई जाती है वह 200 दिन से कम अवधि की फसल होती है और रेनफेड फार्मिंग में जो फसलें उगाई जाती हैं वो 200 दिन से अधिक समय लेती हैं। क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ के क्षेत्र को शुष्क, उप शुष्क एवं उप आर्द्र शुष्क कहा जाता है और यहाँ के क्षेत्र को आर्द्र या उप आर्द्र क्षेत्र कहा जाता है। फसल प्रणाली, ड्राई लैंड फार्मिंग में फसल प्रणाली एकल या मिश्रित फसल प्रणाली होती है। रेनफेड फार्मिंग में डबल या इंटरक्रॉपिंग रूप में फसल प्रणाली होती है। साथ में बात करें बाधाएं क्या क्या आती हैं
तो ड्राईलैंड फार्मिंग में वायु और जल क्षरण अधिक होता है, और जो रेनफेड फार्मिंग है उसमें जल क्षरण ज़्यादा होता है, यानी जल के द्वारा मृदा का कटाव अधिक होता है। सस्य जलवायु क्षेत्र योजना, एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, यह योजना आयोग द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत वर्ष 1988 में शुरू की गई। संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए कृषि जलवायु कारकों के आधार पर क्षेत्रीय योजना लागू की गई। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का वर्ष 2015 में नाम नीति आयोग कर दिया गया। नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और ये 1 अप्रैल 2015 से इसका नाम चेंज कर दिया गया। योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं। सस्य जलवायु खंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जलवायु खंडों को कृषि विशेषताओं जैसे वर्षा, तापमान, मिट्टी, स्थलाकृति, जल संसाधन, फसल प्रणाली के समरूपता के मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। योजना आयोग के अनुसार भारत को 15 सस्य जलवायु खंड में विभाजित किया गया है। ICAR के NARP प्रोजेक्ट के अनुसार भारत को 131 सस्य जलवायु खंड में विभाजित किया गया है। ट्रांसगंगेटिक मैदान क्षेत्र, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश और राजस्थान के श्री गंगानगर जिले शामिल हैं। इस खंड को अधिकतम सिंचित क्षेत्र, अधिकतम शुद्ध बोया गया क्षेत्र, उच्च फसल की सघनता एवं अधिक भूजल उपयोग शामिल है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह ये है कि भारत को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 15 हैं। अगर ICAR के NARP प्रोजेक्ट के अनुसार भारत को कितने सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है तो वह है 131। ये 2 क्वेश्चन यहाँ इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र को एग्रो क्लाइमेटिक रीजन से जुड़ा हुआ लैंड यूनिट होता है। NBSS एंड LUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नागपुर, महाराष्ट्र के अनुसार वर्तमान में भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ICAR के अनुसार कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 8 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब कोई आपसे पूछे कि NBSS एंड LUP के अनुसार भारत को कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है तो वह है 20। और कोई पूछे ICAR के अनुसार कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं तो 8। सूखा, ड्रॉट, एक वर्ष में किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वार्षिक वर्षा 75% से कम होती है तो सूखे के रूप में जाना जाता है। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 75% से कम हो उस क्षेत्र को सूखा या ड्रॉट कहा जाता है। जब वर्षा की कमी सामान्य से 50% अधिक होती है तो इसे गंभीर सूखा कहा जाता है। नमी उपलब्ध सूचकांक, मॉइस्चर अवेलेबल इंडेक्स, यह इसी अवधि का संभावित वाष्पीकरण के 50% संभावना स्तर पर वर्षा साप्ताहिक या मासिक के बीच का अनुपात होता है। मॉइस्चर अवेलेबल इंडेक्स 50% संभावना या PET पर आधारित वर्षा। बाष्पोत्सर्जन, एवापोट्रांसपायरेशन, शुष्क भूमि, ड्राई लैंड कृषि में मृदा नमी सबसे सीमित कारक है। लगभग 60 से 70% वर्षा वाष्पीकरण के माध्यम से नष्ट हो जाती है। यानी जो भी वर्षा होती है उसका लगभग 50 से 60% जो जल होता है वह वाष्पीकरण के माध्यम से जो नमी होती है वह नष्ट हो जाती है। बाष्पोत्सर्जन, एवापोट्रांसपायरेशन, मिट्टी की सतह से वाष्पीकरण एवं पौधे की सतह से उत्सर्जन द्वारा जल के नुकसान को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बाष्पोत्सर्जन क्या है? जब मिट्टी की सतह से
पानी का वाष्प बनकर उड़ना, और पौधे की सतह या जो लीफ हैं उनसे जल की जो हानि होती है उसको बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये नुकसान मापने के लिए क्या करते हैं, लाइसीमीटर द्वारा इसे ज्ञात किया जाता है। बाष्पोत्सर्जन के नुकसानों को मल्च, एंटी उत्सर्जक यानी एंटी ट्रांसपेरेंट्स और वायु अवरोधक विंड ब्रेक का उपयोग किया जाता है। कि बाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, आप मृदा पर मल्चिंग यानी कवर कर दीजिए, चाहे पॉलीथीन से या जो खरपतवार हैं उनसे, एंटी ट्रांसपेरेंट्स या कुछ ऐसे रसायनों का छिड़काव कर दीजिए जो स्टोमेटा को क्लोज कर दें, जो पौधों से पानी की हानि को ना होने दें और नमी को बना के रखें। या विंड ब्रेक यानी पौधे लगा दीजिए खेत के चारों ओर, जो हवा के वेग को कम करें, जिससे जितनी हवा की गति कम होगी उतना ही बाष्पोत्सर्जन कम होगा। या गर्म हवाएं खेत में कम लगेंगी तो पानी का जो एवोपरेशन है वो कम होगा। प्रति उत्सर्जक एंटी ट्रांसपेरेंट पौधे, ये पदार्थ पौधे से उत्सर्जन ट्रांसपायरेशन की दर कम करने के लिए पौधे की सतह पर प्रयुक्त करते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करते हैं। ये बाष्पोत्सर्जन की दर को भी कम करते हैं और जो फोटोसिंथेसिस होती है उसकी दर को भी कम कर देते हैं। इसलिए अत्यधिक नमी की कमी होने पर फसल को मौत से बचाने के लिए इनका उपयोग सीमित होना चाहिए। केवल नर्सरी बागवानी फसलों में इनका कुछ व्यावहारिक उपयोग है। एंटी ट्रांसपेरेंट मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, रंध्रबंद स्टोमेटा क्लोजिंग करने वाले। ये पदार्थ पौधों की पत्तियों के स्टोमेटा को बंद करके पानी की कमी को कम करते हैं, यानी पानी को एवोपरेट नहीं होने देते। फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA @ 10-4 एवं कम मात्रा में एट्राजिन ABA और CO2 भी अभी एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में काम करते हैं। तो मेन रूप से कौन कौन सी पदार्थ हैं जो काम करते हैं, PMA, एट्राजिन, ABA और CO2। दूसरा है आवरण बनाने वाले, एक फिल्म फॉर्मिंग या झिल्ली टाइप का एक आवरण बना लेते हैं और उसमें सिलिकॉन मुख्य रूप से आता है। पौधों की पत्तियों की सतह पर पतली फिल्म या झिल्ली के निर्माण के कारण पानी की बाष्पोत्सर्जन हानि कम होती है। ये पदार्थ भौतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, जैसे मूवी लीफ, हेक्साकोनल, सिलिकॉन, तेल या मोम का यूज कर सकते हैं। ये एक झिल्ली के रूप में पत्तियों पर फैल जाते हैं। परावर्तित प्रकार, रिफ्लेक्टिव टाइप पदार्थ, ये रसायन सूर्य से आने वाली विकिरण को परावर्तित करते हैं और पत्तियों के तापमान को कम करते हैं। ये ऐसे रसायन होते हैं जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको परावर्तित कर देते हैं, पत्ती के जो सरफेस है उस तक नहीं आने देते और पत्ती के तापमान को कम बना के रखते हैं। उदाहरण के लिए केओलिन @ 5% एवं चूने का अनुप्रयोग तापमान को कम करके बाष्पोत्सर्जन को कम करते। अगर आप केओलिन और चूने का उपयोग फसल पर करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो ये सूर्य से आने वाली किरणों को परावर्तित कर देते हैं। वृद्धि अवरोधक, ग्रोथ रिटार्डेंट का प्रयोग, साइकोसेल इसमें आता है। ये रसायन तने के विकास को कम करते हैं और जड़ विकास को बढ़ाते हैं एवं इस प्रकार पौधे को सूखे का विरोध करने में सक्षम बनाते हैं। यानी साइकोसेल एक ऐसा रसायन होता है जो तने का विकास तो कम करता है, साथ में जड़ विकास को बढ़ा देता है और पौधे के अंदर सूखे से विरोध करने की क्षमता को पैदा करता है। ये स्टोमेटा को बंद करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, जैसे साइकोसेल। वायु अवरोधक एवं शेल्टर वेल्ट, वायु अवरोधक विंड ब्रेक ऐसी संरचनाएं हैं जो हवा के प्रभाव को तोड़ती हैं और हवा की गति को कम करती हैं, जबकि आश्रय स्थल शेल्टर वेल्ट हवा के खिलाफ
फसल की सुरक्षा के लिए हवा की दिशा में लगाए गए पेड़ या झाड़ियों की पंक्ति है। विंड ब्रेक एवं शेल्टर बेड फसलों को मेड़ पर लगे पेड़ की ऊंचाई से हवाओं के आने वाली दिशा विंड वेयर साइड में 5 से 10 गुना एवं हवा के बहने ली वर्ड साइड से 30 गुना तक की दूरी का सुरक्षात्मक आश्रय प्रदान करता है। आइए अब बात करते हैं कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री। कृषि वानिकी एक स्थायी भूमि प्रबंध प्रणाली है जो भूमि के उपयोग को बढ़ाती है एवं फसलों, फलों, वन पौधों और जानवरों के उत्पादन को जोड़ती है। इसे वृक्ष फसल रोपण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। कृषि वानिकी के घटक कंपोनेंट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्री सिल्वीकल्चर वनों के पेड़ों के साथ साथ कृषि फसलों की खेती कृषि सिल्वीकल्चर के रूप में जानी जाती है। जैसे कृषि फसलें प्लस वन, जो कृषि वाली फसलें हैं जैसे गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सभी ले रहे हैं। साथ में हम वन वृक्ष वाले पौधों को भी अगर लगा रहे हैं तो वह सिल्वीकल्चर कहलाता है। सिल्वो देहाती प्रणाली या सिल्वो पास्टोरल सिस्टम वनों का लकड़ी के उत्पादन के साथ साथ पालतू पशुओं के पालन पोषण के लिए उगाना। उदाहरण सिल्वीकल्चर प्लस चरगाह प्रबंध, या जंगल के कीमती वृक्षों को उगाना, साथ में चरगाह यानी चारे वाली फसलों को लेना। सिल्वो देहाती प्रणाली या सिल्वो पास्टोरल सिस्टम कहते हैं। कृषि सिल्वो देहाती प्रणाली एग्री सिल्वो पास्टोरल सिस्टम, इसमें कृषि फसल प्लस वन और चरगाह प्रबंध तीनों चीजें करते हैं। एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम, इसमें कृषि फसल, बागवानी और वन रोपण की फसलों को उगाते हैं। एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम, इसमें कृषि फसलें, वन और मछली उत्पादन तीनों चीजें एक साथ ही करते हैं। यह एग्रो फॉरेस्ट्री के प्रमुख घटक हैं। मिट्टी संरक्षण सोयल कंजर्वेशन के उपाय। कृषि संबंधी उपाय एग्रोनॉमिक मेजर्स, ये उन क्षेत्रों में अपनाए जाते हैं जहां ढाल 2% से कम होता है और कटाव की समस्याएं गंभीर नहीं हैं। ये जो क्रियाएं हैं वहां की जाती हैं जहां पर भूमि का जो ढलान है 2% से कम होता है। इसमें समुच्चय खेती, जुताई, मल्चिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं। आइए जानते हैं समुच्चय खेती कंटूर कल्टीवेशन क्या होती है। ढलान के विपरीत फसलों की बुवाई करना। खेत का ढाल जिस साइड होता है उस साइड के विपरीत फसल की बुवाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खेत है और उसका ढाल उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है, तो जो आप चाहे जुताई करिए चाहे बुवाई करिए वह आपको उत्तर दक्षिण ना करके पूर्व पश्चिम को करनी चाहिए। यह मिट्टी की उर्वरता और नमी के संरक्षण का कार्य करती है। ये आसपास में लगाए गए बागान हैं। आमतौर पर मृदा कटाव नियंत्रण के लिए घास या झाड़ियों की कुछ पंक्तियां समुच्चय के साथ उगाई जाती हैं। खस घास, वेटिवेरिया, जिलेनेरिया इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त पौधा है। लंबवत खाइयां, वर्टिकल मल्चिंग, कुछ अंतराल पर ढलान के विपरीत संकीर्ण खाइयों को खोदना और इन खाइयों में वर्षा जल या पुआल फसल के अवशेषों को रखना वर्टिकल मल्चिंग कहलाता है। ये ज़्यादातर कॉफ़ी बागानों में प्रचलित है। तो आज की वीडियो में हमने ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और कृषि वानिकी और सोयल कंजर्वेशन के उपाय के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम मेट्रोलॉजी से संबंधित जो क्लाइमेट है उसके बारे में और कुछ अन्य टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।